गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वाईफाई स्टडी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है पूरी तरह से जून के फर्स्ट वीक में जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे समाचार, ऐसी घटनाएं जो घटित हुई हैं और हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब का संकलन किया गया है, सो दैट आप लोग इजी वे से अपनी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकें और आसानी से अपने एग्जाम को फाइट कर सकें। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की वो घटनाएं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चर्चा ही करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो देखिएगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो यह भारत की रैंक 41 पर रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 41। देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 41 स्थान पर पहुंच गया है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। कहने का मतलब भारत की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उस सूची में स्थान जो हुआ उसमें सुधार हुआ है। और इस सूची में बात करें तो हांगकांग जो है वो नंबर 1 पे आ गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अमेरिका को पीछे छोड़कर। यानी कि किसको पीछे छोड़ा इसने? अमेरिका को पीछे छोड़ा है। जैसा कि आप इस इंडेक्स में भी देख सकते हैं, स्कोर कार्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जिसे आप इजी वे से इसकी स्टडी कर सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। देखिएगा, पिछली बार अगर अपन लोग बात करें 2015 में तो ये 2 नंबर पे था, 2016 में 1 नंबर पर आ चुका है हांगकांग। यहाँ पे अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये देखो, यहाँ पर पहले चौथे नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। अगर यहाँ पर देखो यूएसए की बात करें तो पिछले साल 1 नंबर पे था और तीसरे नंबर पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का नंबर 44 है। और अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि 2015 में रैंक क्या थी, तो 44 नंबर थी। अगला सवाल है, हिसैन हैब्रे जिन्हें हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये यहां पर बात करें तो चाड के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो देखिएगा, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। चाड के पूर्व राष्ट्रपति हिसैन हैब्रे को उम्र कैद हो चुकी है, अफ्रीकी देश। और अगर बात करें तो ये चाड कहाँ का देश? अफ्रीकी देश है। और यहाँ का ये जो था तानाशाह के रूप में इसकी पहचान है। को वॉर क्राइम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने हैब्रे को रैप, यौन उत्पीड़न और 40,000 हत्याओं का आदेश देने के दोषी ठहराया गया है। देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि चाड की राजधानी क्या है। तो चाड जो है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिनका नाम ज्यादातर आप लोग सुर्खियों में ना रहने की वजह से उनकी राजधानी आप लोग याद नहीं कर पाते हैं, और एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसके राजधानी को नजरअंदाज नहीं करना, सवाल आ सकता है एग्जाम में। इसकी राजधानी है नतजामेना। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो फ्रैंक है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग का किस देश में उद्घाटन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा इसको। और हमारा करेक्ट आंसर जो निकल करके आने वाला है वो स्विट्जरलैंड है। देखिएगा, आम लोगों के लिए खुली दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल टनल। सालों के इंतजार के बाद पूरी हुई दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग का आखिरकार स्विट्जरलैंड में उद्घाटन हो गया। इस सुरंग में दिसंबर तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, अर्थात इसकी जो सेवाएं प्रारंभ होने जा रही हैं वो, कहने का मतलब दिसंबर तक शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, स्विट्जरलैंड ऐसा देश जिसकी कोई राजधानी नहीं है और यहां की मुद्रा फ्रैंक है। कौन सा देश द गुड कंट्री इंडेक्स 2015 में सबसे ऊपर है? तो यहां पर है कि सबसे ऊपर कौन है। तो यहां पर सबसे ऊपर की बात करें तो स्वीडन जो है उसका प्रथम नंबर पर है। और भारत की बात करें तो भारत का नंबर 70 है, अर्थात 70वें नंबर पर भारत है। अपना वैश्विक स्तर और ऊपर उठाकर द गुड कंट्री इंडेक्स 2015 नामक सूची में स्वीडन सबसे ऊपर पहुंच गया है। और बात करें तो ये कितने देशों की सूची बनाई गई थी? तो ये 163 देशों की सूची बनाई गई थी, जिसमें भारत का स्थान 70वें नंबर पे रहा। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे टॉप पर स्वीडन है और भारत की बात करें तो 70वें नंबर पर है। और सबसे आखिरी, कई बार आखिरी का भी पूछा जाता है, तो सबसे आखिरी नंबर पर लीबिया है, यह भी जरूर याद रखिएगा। अफगान भारत मैत्री बांध का क्या नाम है? देखिएगा, अफगान और भारत में एक मैत्री बांध है जो, और उसको जो नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया सलमा बांध। प्रधानमंत्री ने अफगान भारत मित्रता बांध का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्त ए शरीफ में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी के साथ संयुक्त रूप से अफगान भारत मित्रता बांध का शुभारंभ किया और इस बांध को नाम दिया गया है सलमा बांध। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की बात करें अफगानिस्तान की तो कौन है? डॉक्टर अशरफ गनी है। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा, ज्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 2016 5 जून को वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहिष्णुता थीम के साथ मनाया गया। तो यहां पर अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या रखी गई है? शून्य सहिष्णुता। और किसके लिए? वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए। किस देश में 2016 शांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया गया है? तो देखिएगा ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो संपन्न हुआ वो सिंगापुर में हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये कौन सा था अभियान की बात करें तो 15वीं शांग्री-ला वार्ता थी जिसका संपन्न हुआ। 15वीं शांग्री-ला वार्ता सिंगापुर में संपन्न हुई। प्रतिनिधियों ने एशिया पैसिफिक में आतंकवाद, इंटरनेट सुरक्षा आदि क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित सवालों पर विचार विमर्श किया। वार्ता लंदन स्थित सामरिक अध्ययन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट IISS द्वारा आयोजित की गई। तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो वार्ता है वो लंदन में स्थित कौन से इंस्टीट्यूट की तरफ से की गई? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि IISS के द्वारा आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय समाचारों के बाद हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचारों की ओर। किस विश्वविद्यालय ने कल्पना चावला चेयर की स्थापना की है? तो देखिएगा PEC विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय है जिसने अभी कल्पना चावला चेयर की स्थापना की है। PEC विश्वविद्यालय में कल्पना चावला चेयर की स्थापना रेल परियोजनाओं में तकनीकी समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे ने चंडीगढ़ के PEC विश्वविद्यालय। और अगर लोकेशंस की बात करें तो यहां पर चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर होगा। में भू आकाशीय प्रौद्योगिकी पर कल्पना चावला चेयर की स्थापना की है। अब बात करें इसके अध्यक्ष की तो VK गुप्ता है तथा इसके उपाध्यक्ष मनोज अरोड़ा होंगे। काले धन का खुलासा करने के लिए शुरू विंडो के तहत कटौती की जाने वाली जुर्माने की राशि क्या है? तो बात करें तो यहां पर बाजार मूल्य का 45% जो होगा उसके अकॉर्डिंग कटौती होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 45%। घरेलू काला धन के लिए अनुपालन खिड़की सुविधा शुरू। देश में जमा काले धन के खुलासे के उद्देश्य से 4 महीने के लिए अनुपालना खिड़की खुलेगी। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 4 मंथ्स। इसके तहत घोषित संपत्ति या काले धन के वर्तमान बाजार मूल्य का 45% कर जुर्माना और अधिभार के रूप में 30 सितंबर तक चुकाना होगा। इस सुविधा में उस संपत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य का 45% का जुर्माना और अधिभार के रूप में देना होगा। अगला सवाल है किस क्रिकेटर का नाम केरल सरकार के एंटी ड्रग अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिएगा सचिन तेंदुलकर का। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी। केरल में एंटी ड्रग्स कैंपेन का चेहरा होंगे सचिन तेंदुलकर। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने केरल की माकपा नीत LDF सरकार को राज्य में नशीली दवाओं और शराब के खिलाफ अभियान के लिए अपना नाम देने के आग्रह पर सहमति जता दी है। और हम बात करना चाहें केरल की राजधानी की तो तिरुअनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल P सदाशिवम है। मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनारई विजयन है। निम्न में से किसने अपने बजट के 1.5% हिस्से का इस्तेमाल नवीनकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन के लिए करने का संकल्प लिया है? तो देखिएगा यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे तो भारतीय नौसेना हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने बजट के 1.5% हिस्से का इस्तेमाल नवीनकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन के लिए करने का संकल्प लिया। भारतीय नौसेना के हरित पहल कार्यक्रम ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भारतीय नौसेना ने अपने बजट के 1.5% हिस्से का इस्तेमाल नवीनकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन करने का संकल्प लिया है।
अगला सवाल है हमारा, रेलवे मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी ट्रेन शुरू की? तो पर्यावरण दिवस की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है वो है टाइगर एक्सप्रेस। और टाइगर एक्सप्रेस की बात करें तो टाइगर एक्सप्रेस अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी। और कब प्रारंभ किया गया? पर्यावरण दिवस। और अभी बात चल रही थी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सुरेश प्रभु ने विश्व पर्यावरण दिवस पर टाइगर एक्सप्रेस गाड़ी का शुभारंभ किया। यहाँ पर टाइगर एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसका शुभारंभ हो चुका है और ये 5 जून को हुआ है, अर्थात पर्यावरण दिवस के मौके पर हुआ है। और करने वाले कौन है, इसका उद्घाटन करना किसने किया है? तो रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने आम बजट 2016-17 में की गई घोषणा के अनुरूप दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से बाघ खोज परिपथ रेलगाड़ी टाइगर ट्रेल सर्किट ट्रेन के उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ पर देखिएगा ये लोकेशंस भी दी गई है, कई बार पूछ लिया जाता है किस किस स्टेशन। तो यहाँ पर सफदरजंग स्टेशन से बाघ खोज परिपथ। विश्व पर्यावरण दिवस पर टाइगर एक्सप्रेस की शुरुआत हमारे जीवन में पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करती है। किस राज्य ने जय जवान आवास योजना प्रारंभ की है? तो किसने की है? ये हरियाणा ने चालू की है। खट्टर ने किया जय जवान आवास योजना का शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर जिले के मातनहेल गांव में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल खोलने तथा जय जवान आवास योजना के तहत बहादुरगढ़ के बाद करनाल में दूसरी आवासीय कॉलोनी बनाने की घोषणा की है। तो देखिएगा यहाँ पर एक तो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला हो गया कि जय जवान आवास योजना की शुरू क्या की हरियाणा में। सेकंड ये है कि राज्य में कौन सा सैनिक स्कूल यानी कौन से नंबर का सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है? तीसरा सैनिक स्कूल खोलने की है। जय जवान क्या है? एक आवास योजना है, ठीक है। तो यानी कि कहने को जय जवान योजना के तहत बहादुरगढ़, ये पहले इससे पहले कौन सी थी? बहादुरगढ़ में थी। करनाल में दूसरी आवासीय कॉलोनी बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कप्तान सिंह सोलंकी है। तो मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री शुरू में ही वर्णन हो चुका है, मनोहर लाल खट्टर है। किस राज्य ने एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्भव कार्यक्रम की शुरुआत की है? यानी कि एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर हरियाणा है। फिर हमारा हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पंचकुला जिला, कौन सा जिला? पंचकुला जिले के पिंजौर में जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से एशिया के पहले चिप्स गिद्ध पुनरुद्भव कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिएगा अगर जिले का नाम पूछ लिया जाए तो हमारा करेक्ट आंसर पंचकुला होगा। स्थान पिंजौर है और जटायु प्रजनन संरक्षण केंद्र वहां से की है। और ये क्या है? एशिया का पहला होगा। श्री मनोहर लाल ने पौधारोपण भी किया और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से 2 गिद्धों हिमालयन गिफ्रॉन्स प्रजाति को शवछंद किया। किस राज्य ने हाल ही में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला बिहार है। तो बिहार हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो यहां पर एक और सवाल हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया। कानून आवेदनों की गैर अनुपालना में सख्त प्रावधान है। कानून के प्रावधान का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा या 500 रुपए से लेकर 500,000 रुपए तक दंड लगाया जा सकता है। अर्थात दोनों कंडीशन सप्लाई होंगी, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है या फिर 500 से 5,000 रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल राम नाथ कोविंद है। अब बात करते हैं व्यापार और बैंकिंग से संबंधित खबरों की। कर रहित पीएफ निकासी की नई सीमा क्या है? तो यहां पर नई जो सीमा तय की गई है वो 50,000 है और पहले की बात करें तो पहले 30,000 हुआ करती थी। 50,000 रुपए तक की पीएफ निकासी पर 1 जून से मिलेगी बड़ी राहत। तो 1 जून से इसको लागू कर दिया गया है। सरकार ने भविष्य निधि में 5 वर्ष तक अंशदान करने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए कुल जमा राशि की निकासी के स्रोत पर कर टीडीएस की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। भविष्य निधि में 5 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए अंशदान करने वाले कर्मचारियों के अपना धन निकालने पर 50,000 रुपए तक किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, ऐसा फैसला किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017 के लिए नोमुरा के अनुसार भारत की अपेक्षित जीडीपी विकास दर क्या है? तो जीडीपी दर का अनुमान जो लगाया गया है नोमुरा के अनुसार वो है 7.7%।
नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर किया 7.7%। देखिएगा, नोमुरा ने 2016-17 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि के अपने पहले के अनुमान को हल्का घटाकर 7.7% कर दिया गया है। पहले इस वित्तीय सेवा फर्म ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि 7.8% रहने का अनुमान लगाया था। तो देखिएगा, इसी में इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक तो वर्तमान में जो उसने घोषणा की वो 7.7 कर दी और पहले उनका अंदाजा था 7.8 का, तो कहने का मतलब थोड़ा सा घटा दिया गया है 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नोमुरा की स्थापना की बात करें तो 1925 में हुई। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। भारत में कुशल बस सेवा के लिए विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई ऋण की राशि क्या है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 9 अमेरिकी डॉलर है और वो कितनी है? 9.2 मिलियन करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक की नगर बस सेवा परियोजना के लिए 92 लाख डॉलर की पेशकश। सरकार ने विश्व बैंक की इकाई IBRD के साथ वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा GEF अनुदान के लिए 92 लाख डॉलर के एक समझौते को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस अनुदान का इस्तेमाल जयपुर, भोपाल और चंडीगढ़ समेत 4 शहरों में प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ नगर बस सेवा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में किया जाएगा। तो अगर शहर के नाम पूछ ले तो 4 इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना होगा। किस देश ने भारत के साथ वाणिज्य और उद्योग चैम्बर शुरू किया है? तो मोरक्को ऐसा देश है जिसने ऐसी घोषणा की है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मोरक्को। भारत में मोरक्को वाणिज्य और उद्योग चैम्बर का उद्घाटन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत मोरक्को के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए रब्बात में मोरक्को के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बैंकी राने के साथ भारत मोरक्को वाणिज्य और उद्योग चैम्बर का उद्घाटन किया। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, वाणिज्य और उद्योग चैम्बर शुरू करने वाला जो मोरक्को के साथ है। सेकंड, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान उपराष्ट्रपति तो मोहम्मद हामिद अंसारी है। यहां पर अगर अपन लोग बात करें तो मोरक्को में अगर स्थान की बात करें तो स्थान का नाम रब्बात है। और यहाँ के प्रधानमंत्री, मोरक्को के प्रधानमंत्री की बात करें तो अब्दुल्ला बैंकी राने। तो इन क्वेश्चंस को भी नजरअंदाज नहीं करना, इन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। मोरक्को की मुद्रा की बात करें तो दिरहाम है और राजधानी की बात करें तो रब्बात है। भारतीय डाक भुगतान में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी कितनी है? तो देखिए, भारत की जो इक्विटी हिस्सेदारी होगी वो 100% होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 100%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। देश में औपचारिक बैंकिंग की परिधि से बाहर जनसंख्या के करीब 40% नागरिक इस परियोजना से लाभान्वित होंगे तथा कुल खर्च 800 करोड़ होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने किस राज्य में सड़कों के निर्माण को लेकर 200 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो झारखंड की सड़कों को लेकर कैसा समझौता हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा झारखंड। झारखंड में सड़कों के विकास के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बीच झारखंड में 176 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को लेकर 200 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ। तो किलोमीटर की बात करें तो 176, स्थान की बात करें तो झारखंड के लिए, और बात करें कि समझौता हुआ है तो किसके लिए हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ADB की तरफ से। और बात करें इसके निर्माण के खर्चे की तो 200 मिलियन डॉलर का। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मनीला में है और फिलीपींस। अब बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियों की। पहला सवाल है, नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक लवासा को नियुक्त किया गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा D। वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक लवासा भी सचिव नामित। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक लवासा को वित्त सचिव नामित किया गया है।
लवासा इस समय व्यय सचिव के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अग्रवाल को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नवीन अग्रवाल बने नाडा प्रमुख। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नवीन अग्रवाल को भारत में डोपिंग मुक्त खेलों से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नाडा राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो समन्वय को बढ़ावा देने और भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि नाडा क्या है? तो नाडा क्या है? राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जिसका काम क्या है कि डोपिंग से संबंधित जो कार्य है यानी कि डोपिंग को नियंत्रण में करना और कार्यक्रम की निगरानी रखना उसकी जिम्मेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.के. चारी को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। एन.के. चारी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के नए प्रबंध निदेशक। एन.के. चारी ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अपनी नई नियुक्ति से पहले वे भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे। दोनों सवाल आते हैं। पहले की बात करें तो किस पोस्ट पे थे? भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे और वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के नए प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामित किया गया है? तो यहां हमारा करेक्ट आंसर होगा नीता अंबानी। नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामित। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की सदस्यता के लिए नामित किया गया है। यदि उन्हें आईओसी सत्र में चुना जाता है तो वह दुनिया की सर्वोच्च खेल संस्था में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी। बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की तो इसका मुख्यालय लोजेन में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बाक हैं। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा CR शशि कुमार, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। CR शशि कुमार स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के MD बने। CR शशि कुमार ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जो भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों में से एक है के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वी नारायणसामी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। उन्हें उपराज्यपाल किरण बेदी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहां निकल करके आ रहा है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा किरण बेदी। अब बात करते हैं प्रमुख पुरस्कारों की। निम्न में से किसे जैव विविधता पुरस्कार 2016 के साथ सम्मानित किया गया है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा पक्के टाइगर रिजर्व को। पक्के टाइगर रिजर्व ने इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2016 जीता। पक्के टाइगर रिजर्व ने मुंबई में 4 श्रेणियों में एक इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2016 प्राप्त किया है। यह पार्क अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में है। तो यहां पर हमारा ये भी सवाल उठता है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम की दृष्टि से हमें इसे ध्यान में रखना होगा कि ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है जिसने अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है वो कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर है? अगर स्थान पूछा जाए तो पूर्वी कामेंग जिले में है। बात करें पक्के टाइगर रिजर्व की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और स्थान जैसा हम लोग मेंशन कर ही चुके, पूर्वी कामेंग में है और अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को बोफोर्स की सेल्फ मेड अमेरिकी महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 2, अर्थात सी ऑप्शन। अपनी मेहनत के बल पर भारत की 2 कारोबारी महिलाएं बोफोर्स की लिस्ट में हुई शुमार। अपनी मेहनत के बल पर उद्यम क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने वाली अमेरिका की 60
सबसे धनी और सफल महिलाओं की बॉक्सर सूची में 2 भारतीय मूल की हैं जो इनोवेशन और नई खोज के बल पर आगे बढ़ी हैं। भारत में जन्मी नीरजा शेट्टी, अगर नाम की बात करें तो नीरजा शेट्टी को इस सूची में 16वां स्थान तथा जयश्री उल्लाल को 30वां स्थान मिला है। तो नाम भी याद रखने और इनका ऑर्डर भी याद रखना है कि ये जो लिस्ट बनी है कितने कैंडिडेट्स, कितनी महिलाओं की बनी है, 60। तो यहां पर 60 को भी याद रखना है। प्लस में भारत में जो दोनों मूल में जन्मी हुई है उनका क्रम कौन सा रहा या क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं। नीरजा शेट्टी जो सूची में 16वें नंबर पे है और जयश्री उल्लाल 30वें नंबर पर है। 2016 ग्रीन अर्थव्यवस्था विजनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो राघवन सीतारमन को। तो यहां पर हमारा करेक्ट क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर सीतारमन। भारतीय बैंकर राघवन सीतारमन को ग्रीन इकोनॉमी विजनरी अवार्ड दिया गया। कतर आधारित भारतीय बैंकर राघवन सीतारमन को ग्रीन इकोनॉमी विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीतारमन को इको फ्रेंडली कार्यों द्वारा पिछले 2 दशकों में ग्रीन इकोनॉमी का विस्तार करने के लिए पुरस्कृत किया गया। किस देश ने हाल ही में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ सम्मानित किया है, तो देखिएगा यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और उस सम्मान का नाम क्या है, आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा में अफगान सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखिएगा एक तो ये यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है और इस सर्वोच्च सम्मान का जो नाम है वो है आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। किस बंदरगाह को लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 2015 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिएगा यहां पर ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा वीओ चिदंबरनार। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह को लागत प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा श्रेष्ठ लागत प्रबंधन के लिए वर्ष 2015 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बंदरगाह को यह पुरस्कार लघु जनसेवा श्रेणी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। तो देखिएगा इसमें यह भी सवाल बनता है कि किस श्रेणी के लिए, तो लघु जनसेवा के लिए दिया गया। दूसरा कौन से साल का, 2015 का, किसकी तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बुल्गारिया में आयोजित रेत मूर्ति कला की विश्व चैंपियनशिप में पीपल्स चॉइस पुरस्कार में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ऐसा पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। रेत पर कलाकृतियां उकेरने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बुल्गारिया के रूस शहर में आयोजित रेत कलाकृति विश्व चैंपियनशिप 2016 में पीपल्स चॉइस का स्वर्ण पदक जीता है। सुदर्शन को यह अवार्ड उनकी रेत कलाकृति ड्रग स्किल्स स्पोर्ट्स के लिए मिला है। देखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सुदर्शन पटनायक काफी सुर्खियों में है, लगातार एक के बाद एक कॉम्पिटिशन में वो अवार्ड जीत रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सुदर्शन पटनायक का संबंध किससे है, तो वो कला से संबंधित है, वो कलाकृति बनाने में। और किस तरह की कलाकृति बनाते हैं, रेत पर कलाकृति बनाने में है। और जो विश्व चैंपियन हुई है 2016 की, उसमें उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। अगर बात करें कि कौन सी कलाकृति के लिए, तो ड्रग स्किल्स स्पोर्ट्स के लिए मिला है उनको ये पुरस्कार। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन है, तो फिलहाल बात करें तो ऐसा कारनामा कर दिखाने वाले बन गए हैं कुक, एलिस्टर कुक। 10,000 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने कुक। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कौन है, वर्तमान में इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान एलिस्टर कुक 10,000 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। इसके साथ ही कुक 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले 12वें बल्लेबाज बन गए, यानी कि इससे पहले 11 लोग और बना चुके थे। और ये रिकॉर्ड अगर सबसे पहले बात करें तो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था इससे पहले, और अब किसके नाम हो चुका है, कुक के नाम हो चुका है, एलिस्टर कुक। टेस्ट क्रिकेट मैचों में लीग प्रणाली किस वर्ष से शुरू कर दी जाएगी, तो ये प्रणाली 2019 से प्रारंभ कर दी जाएगी। टेस्ट मैचों में 2019 से शुरू होगा लीग सिस्टम।
आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन ने चैंपियंस ट्रॉफी के आधिकारिक लॉन्च के दौरान कहा कि 2019 के अंत तक टेस्ट मैचों में लीग सिस्टम की शुरुआत होगी। फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग सिस्टम लागू है और हर टीम को एक सीरीज के परिणाम पर फायदा या नुकसान होता है। कौन सा देश फीफा की हाल ही में जारी रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो अर्जेंटीना सबसे ऊपर है। तो करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 2 बार का विश्व चैंपियन अर्जेंटीना शीर्ष पर बरकरार है। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना के अलावा बेल्जियम भी दूसरे व कोलंबिया तीसरे नंबर पर कायम है। तो सवाल हमारा कई बार पहले को ना पूछ के दूसरे तीसरे को पूछा जाता है। तो पहले पर तो अर्जेंटीना बरकरार है, दूसरे पर बेल्जियम और तीसरे नंबर की बात करें तो कोलंबिया। गत विश्व चैंपियन जर्मनी चौथे स्थान था, स्पेन छठे पायदान पर पहुंच गया है। तो हम लोग बात करें गत वर्ष चैंपियन कौन था? तो जर्मनी था। भारत अब 163वें पायदान पर खिसक गया है व इंग्लैंड की जगह ऑस्ट्रिया टॉप 10 में आ गया है। यानी कि भारत का स्थान कौन सा है? 163वां और ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 में आ चुका है। आईबीसी को राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी परिषद से मान्यता मिली। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी परिषद ने भारत में पेशेवर मुक्केबाजी के लिए लाइसेंस इकाई के लिए भारतीय मुक्केबाजी परिषद को अपनी मान्यता दे दी है। फ्रेंच ओपन 2016 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो महिला एकल के विजेता की बात करें तो यहां पर गार्बिन मुगुरुजा है। देखिएगा, एक नजर डालते हैं इस इंडेक्स पे जो आपके सामने बनी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अगर पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविक है जो पुरुष एकल के विजेता है और उप विजेता एंडी मरे। अर्थात फाइनल में नोवाक जोकोविक ने एंडी मरे को हराया। और परिणाम इस तरह से सवाल नहीं पूछा जाता, ज्यादातर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, मगर यह भी याद रखिएगा 3-6, 1-6-2 और 6-4 से हराया। महिला एकल की बात करें, हमारा सवाल भी महिला एकल का था। गार्बिन मुगुरुजा, उप विजेता रही सेरेना विलियम्स। और यहां पर बात करें मिश्रित युगल की बात करें तो मार्टिना हिंगिस और लेंडर पेस ने खिताब जीता और उप विजेता के रूप में शानिया मिर्जा और इवान डोडिक रही। पुरुष युगल की बात करें तो फेलिशियानो लोपेज और मार्क लोपेज। उप विजेता की बात करें तो बॉब और माइक ब्रायन पुरुष युगल की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं महिला युगल की, तो कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टिना मालादेनोविक। और महिला युगल में एकाटेरिना मक्कारोवा और एलेना वेसेनिना। तो यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना और ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो चुका है गार्बिन वाला। तो इंडेक्स भी जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं वो प्रमुख हस्तियां जो हमारे बीचों बीच नहीं रही। रुद्र माधव राय का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो उनका संबंध राजनीति से था, तो राजनीतिक के थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रुद्र माधव राय का निधन। कंधमाल से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रुद्र माधव राय का एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र 79 वर्ष थी। रज्जाक खान का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो रज्जाक खान एक अभिनेता थे। कॉमेडियन एक्टर रज्जाक खान का दिल का दौरा पड़ने से मौत। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर रज्जाक खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रज्जाक ने सलमान खान के साथ हेलो ब्रदर, शाहरुख खान के साथ बादशाह और उनके अलावा हंगामा, हेरा फेरी, राजा हिंदुस्तानी सहित कई फिल्मों में कॉमेडी भूमिका निभाई है। प्रवीर मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह क्रिकेट के किस मैदान पर एक पिच के क्यूरेटर थे? तो ईडन गार्डन कोलकाता हमारा करेक्ट आंसर होगा। ईडन गार्डन्स के पूर्व क्यूरेटर प्रवीर मुखर्जी का निधन। ईडन गार्डन कोलकाता के पूर्व मुख्य क्यूरेटर प्रवीर मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र 86 वर्ष थी। मुखर्जी ने आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच में तीसरे T20 मैच का पिच तैयार किया था। मोहम्मद अली का हाल ही में निधन हुआ। वह कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मोहम्मद अली बॉक्सर थे, जाने माने विश्व के महान बॉक्सर के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉक्सर, दुनिया के दिग्गज बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन। महान बॉक्सर मोहम्मद अली का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। मोहम्मद अली को सांस की तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दशक तक बॉक्सिंग के रंग में अपना जलवा बिखेरने वाले अली को पिछले दिनों अरिजोना स्थित फोनिक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुलभा देशपांडे का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थी? अभिनेत्री। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा बी।
वयोवृद्ध अभिनेत्री शुलभा देशपांडे का निधन। प्रख्यात अभिनेत्री और रंगकर्मी शुलभा देशपांडे का मुंबई में निधन हो गया। वह 79 वर्ष की थी। देशपांडे को 1970 के दशक में प्रायोगिक थिएटर की अग्रदूतों में से एक माना जाता है। भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स कौन थे? मनोहर आइच। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। पॉकेट हरक्यूलस के नाम से प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मनोहर आइच का कोलकाता में निधन हो गया। वे 104 वर्ष के थे। वर्ष 1952 में मनोहर आइच स्वतंत्र भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स बने थे। 4 फुट 11 इंच की लंबाई वाले मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलस भी कहा जाता था। अब बात करते हैं प्रमुख पुस्तकों का जिनका हाल ही में विमोचन हुआ है। द अनसीन इंदिरा गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर केपी माथुर। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा टी। डॉक्टर केपी माथुर द्वारा लिखित द अनसीन इंदिरा गांधी का लोकार्पण। डॉक्टर केपी माथुर द्वारा लिखित पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी का मई 2016 में लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक कोणार्क प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें उनके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। 1971 में बांग्लादेश युद्ध, पोखरण परमाणु परीक्षण 1974, आपातकाल की घोषणा, संजय गांधी की मृत्यु एवं मेनका गांधी द्वारा परिवार से पृथक होने के कारण इन पर इस किताब में प्रकाश डाला गया है।